नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और जादूगर डांगा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक रात उधमपुर का राजा उद्यमी सिंह अपने शयन कक्ष में बेचैनी के आलम में टहल रहा था। ये बाकेलाल ही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। यदि वो ना होता तो आज विशालगढ़ मेरे राज्य अधीन होता। कमबख्त ने कितनी होशियारी से युद्धभूमि में मेरी निश्चित विजय को न केवल पराजय में बदल दिया था, बल्कि मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं आजीवन संधि का प्रस्ताव विक्रम सिंह के पास भेजूं। काश ये बाकेलाल एक बार मेरे हत्थे चढ़ जाए तो मैं इसकी बोटी बोटी चबा डालूं। घुर्र। बाकेलाल और राजा उद्यमी सिंह के विषय में जानने के लिए राज कॉमिक्स का पूर्व प्रकाशित अंक कर बुरा हो भला अवश्य पढ़ें। तभी उधमपुर के जाने माने जासूस चौपट और पोपट ने राजा के शयन कक्ष में प्रवेश किया। महाराज की जय हो। बिना इजाजत इस समय आपके शयन कक्ष में प्रवेश करने के लिए क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें वो कारण बताएं जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद हराम हुई है। हाँ महाराज, कारण बताएं। राज जासूसो, तुम शायद कारण जानकर भी हमारी कोई मदद ना कर सको, इसलिए बीच में बोलने की गुस्ताखी माफ महाराज। लेकिन हम जासूसों के जासूस पोपट चौपट आपको परेशान नहीं देख सकते। जी महाराज, हम आपको ना देखें तो ये तो हो सकता है, लेकिन हम आपको इस तरह परेशान हाल में नहीं देख सकते। तो सुनो पोपट और चौपट, क्या तुम लोग बाकेलाल का अपहरण करके उसे यहां ला सकते हो? बाकेलाल का अपहरण? हाँ, तुम दोनों किसी तरह उसे मेरे पास ले आओ। मैं उस कमीने को भयंकर सजा दूंगा। मैं उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। महाराज, यदि आपकी बेचैनी का कारण बाकेलाल ही है तो हम जासूस आपको विश्वास दिलाते हैं कि जल्द ही बाकेलाल आपके कदमों में होगा। लेकिन ये सब इतने गुप्त ढंग से होना चाहिए कि हमारे और तुम्हारे अतिरिक्त किसी को भी इस बात की भनक तक ना लगे। ऐसा ही होगा महाराज। फिर जासूसों की जोड़ी राजा के शयन कक्ष से बाहर निकली। फिर दूसरे दिन ही वो जासूस जोड़ी विशालगढ़ के राजमहल के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। भाई पोपट, अच्छा होता कि हम लोग किसी ठोस योजना अनुसार अपना कार्य करते। मैं भी यही सोच रहा था भाई चौपट। दोनों एक पल के लिए सोच मग्न हो गए। एकाएक भाई पोपट, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्या? देखो, ये तो हम जानते ही हैं कि बाकेलाल राजा विक्रम सिंह को इतना चाहता है कि वो उनके लिए अपनी जान पर भी खेल सकता है। और इधर ठीक इसी समय दरबार जाने के लिए तैयार होता बाकेलाल सोच रहा था, बहुत दिनों से कोई ऐसा अवसर हाथ नहीं लगा कि मैं अपने रास्ते के रोड़े यानी राजा विक्रम सिंह को रास्ते से हटाने का कोई यत्न करता। लेकिन मैं शीघ्र ही कोई ऐसी ठोस योजना बनाऊंगा जिससे कि बाकेलाल के मस्तिष्क में किसी नई शरारत की कीड़े कुलबुला रही रहे थे कि तभी, अरे ये क्या? फिर बाकेलाल ने जमीन पर गिरा मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा उठाया और खोलने लगा। लगता तो है ये कोई संदेश पत्र ही है, लेकिन इसे किसने और क्यों फेंका है? फिर पुर्जे पर लिखी इबारत को पढ़ते हुए वो बुरी तरह चौंक पड़ा। बाकेलाल, राजा विक्रम सिंह की जिंदगी खतरे में है। यदि तुम उनकी मदद करना चाहते हो तो आज रात को नगर के शिव मंदिर में अकेले ही पहुंचो। राजा और तुम्हारा शुभचिंतक। तो इसका मतलब राजा विक्रम सिंह की जिंदगी खतरे में है। वाह, ये तो मेरे लिए शुभ सूचना है। और इस संदेश में लिखा है कि मैं राजा की मदद के लिए पहुंचूं। भाड़ में जाए राजा, मुझे क्या जरूरत है उसकी मदद करने की? वो कल मरता है तो आज मरे, ताकि विशालगढ़ का राज सिंहासन मेरा हो सके। तभी एक विचार बिजली की तरह उसके मस्तिष्क में कौंधा। बेटा बाकी, तू राजा की मदद करे या ना करे, लेकिन तुझे इस संदेश वाहक तक पहुंचना ही पड़ेगा, वरना हो सकता है कि वो तुझे राजा की मदद के लिए पहुंचता ना देख किसी अन्य को मदद का संदेश पहुंचा दे। ये तेरे हित में नहीं होगा।
हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं शिव मंदिर तक जरूर जाऊंगा और मौका लगेगा तो उस संदेश वाहक को ही रास्ते से हटा दूंगा ताकि वो आगे किसी को ना बता सके राजा की जिंदगी क्यों और कैसे खतरे में है। फिर घोड़े पर सवार हो बाकेलाल नगर के बाहर बने शिव मंदिर की ओर बढ़ चला। जैसे ही वो शिव मंदिर के निकट पहुंचा तो भड़, अरे हुच, उफ। अभी तक तो पेड़ों से फलों फूलों को टपकते सुना था, लेकिन मुझ पर यह मुसीबत कैसे टपक पड़ी। अगले ही पल, खबरदार बाकेलाल, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम लोग कौन हो और तुम्हारी इस हरकत का क्या मतलब है? हम हैं उधमपुर के जासूस शिरोमणि पोपट और चौपट, और हम अपने महाराज के आदेश पर तेरा अपहरण करने आए हैं। और देखो बाकेलाल, हमने कितनी चालाकी से तुम्हें अपने जाल में फांस लिया है। लेकिन अगले ही पल, लेकिन तुम्हारे भड़ाक आ पोपट का एक जोरदार घुसा बांके की खोपड़ी से टकराया और वो अपनी चेतना खो बैठा। फिर बाकी की चेतना लौटी तब जबकि छपाक, उफ। राजा उद्यमी सिंह, मेरा मतलब महाराज, मेरा कसूर क्या है जो आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं? बाकेलाल, हम तुमसे प्रतिशोध लेंगे। हम तुम्हें बड़ी भयानक मौत मारेंगे, क्योंकि तू ही वो शख्स है जिसके कारण आज मैं चक्रवर्ती राजा उद्यमी सिंह के बजाय सिर्फ राजा उद्यमी सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। सिर्फ तेरे ही कारण विशालगढ़ से तिगुनी सैन्य शक्ति का स्वामी होते हुए भी मैं विशालगढ़ अपने राज्य अधीन ना कर सका। क्षमा महाराज। अब जबकि आप जान ही चुके हैं कि विशालगढ़ की सेना आपकी सेना के मुकाबले में आधी से भी कम है, तो आप फिर से विशालगढ़ पर आक्रमण क्यों नहीं कर देते? अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम राजा विक्रम सिंह से संधि कर चुके हैं, और चूंकि संधि प्रस्ताव हमारी तरफ से भेजा गया था, अतः हम चाहकर भी युद्ध की पहल नहीं कर सकते हैं। तब बाकेलाल के मस्तिष्क में एकाएक एक नई शरारत ने जन्म लिया और, महाराज, यदि आप मेरे प्राण बख्शो तो मैं आपको ऐसा उपाय बता सकता हूं कि राजा विक्रम सिंह और आपकी सेना में निश्चित युद्ध होगा, और युद्ध की पहल भी स्वयं राजा विक्रम सिंह ही करेंगे। यदि तुम्हारे उपाय से ऐसा संभव हुआ तो हम न केवल तुम्हें अभयदान देंगे बल्कि ढेर सारा इनाम देंगे। इनाम नहीं महाराज, मेरी एक शर्त है। क्या? युद्ध में आपकी विजय होते ही आप विक्रम सिंह को जीवित नहीं छोड़ेंगे और उनका जीता हुआ राज्य मुझे सौंप देंगे। फिर मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में विशालगढ़ के राज सिंहासन पर बैठूंगा। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम उपाय बताओ। तो सुनो महाराज, राजा विक्रम सिंह न केवल मेरी इज्जत करते हैं बल्कि वो मुझे अपने से ज़्यादा चाहते हैं। यदि किसी तरह से ये बात उन तक पहुंचा दी जाए कि, फिर बाकेलाल राजा उद्यमी सिंह को अपनी योजना बताने लगा, जिसे सुनते हुए उद्यमी सिंह की आंखें भयानक अंदाज में चमकने लगी। फिर पूरी योजना सुनने के बाद उद्यमी सिंह पोपट और चौपट से बोला, तुम लोग विशालगढ़ जाकर बाकेलाल की योजना अनुसार अपना कार्य करो। जी महाराज। पोपट और चौपट के जाने के बाद, बाकेलाल, मुझे खेद है कि जब तक तुम्हारी योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाती तुम्हें इस तरह हमारा बंदी बनकर रहना पड़ेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है महाराज, विशालगढ़ का राजा बनने के लिए मैं ये कष्ट भी सहने के लिए तैयार हूं। इधर पोपट और चौपट विशालगढ़ पहुंचकर बाकेलाल की योजना अनुसार जगह जगह प्रचार करने लगे। अरे भाई, तुमने सुना? उधमपुर के राजा उद्यमी सिंह ने अपने बाकेलाल जी का अपहरण करवा लिया है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है भाइयों। बाकेलाल का अपहरण? क्या बाकेलाल जी का अपहरण? लेकिन उधमपुर के राजा ने ऐसा क्यों किया, ये तो वही जाने। शीघ्र ही ये खबर राजा विक्रम सिंह तक पहुंची। महाराज की जय हो। पूरे नगर में चर्चा है कि बाकेलाल जी का अपहरण हो गया है। क्या बकते हो महाराज? मुझे भी कुछ गड़बड़ नजर आती है, क्योंकि बाकेलाल कल से ना तो राज दरबार में आए हैं और ना ही उनको कल से किसी ने देखा है। लेकिन महामंत्री जी, भला बाकेलाल का अपहरण कौन और क्यों करेगा? महाराज, नगर में चर्चा है कि बाकेलाल जी के अपहरण में उधमपुर के राजा का हाथ है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उद्यमी सिंह हमारा मित्र है, वो भला ऐसा क्यों करने लगा? महामंत्री जी, सबसे पहले तो आप इस बात की जानकारी लें कि बाकेलाल का अपहरण हुआ है या कहीं वो स्वयं। जी, मैं समझ गया महाराज। फिर महामंत्री तुरंत ही दरबार से निकल गया। और फिर काफी समय बाद जब वो राज दरबार में वापस लौटा तो महामंत्री, आपका परेशान चेहरा बता रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ अवश्य है। जी महाराज, बाकेलाल का वाकई कल से कोई पता नहीं और पूरे नगर में इस बात की चर्चा है कि उनका अपहरण हुआ है और अपहरण में उद्यमी सिंह का हाथ है। ओह महामंत्री, फौरन ही एक दूत उधमपुर भेज दीजिए और दूत के हाथ क्या संदेश भेजना है ये आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। जी महाराज। और उसी शाम तक विशालगढ़ का राजदूत उधमपुर पहुंच गया। महाराज की जय हो। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का संदेश है कि उनके सुनने में आया है कि आपके इशारे पर विशालगढ़ के राज अतिथि बाकेलाल जी का अपहरण हुआ है। ओह, बाकेलाल की योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया है। यदि वास्तव में ये बात सच है तो आपके राज्य की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अगले ही पल, गुस्ताख राजदूत, तेरी ये मजाल कि तू भरे दरबार में हमारे सामने इतने ऊंचे स्वर में बोले। सेनापति, इस गुस्ताख की गर्दन उतारकर विशालगढ़ भिजवा दो। जो आज्ञा महाराज। फिर महाराज की जय हो। हमारे महाराज ने ये जवाब भेजा है आपके संदेश का। क्या? राजदूत की हत्या? राजदूत, हम चाहे तो इसी समय तुम्हारी गर्दन काटकर उद्यमी सिंह का जवाब उन्हीं को लौटा दें, लेकिन हम जानते हैं राजदूत की हत्या पाप है। अतः जाकर उद्यमी सिंह से कहो कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। महाराज बड़े दयालु हैं। महाराज की जय हो। दूसरे दिन ही राजा विक्रम सिंह अपनी सेना लेकर उधमपुर की ओर चल पड़ा। उधमपुर के राजा को तो इसी पल की प्रतीक्षा थी। जैसे ही विक्रम सिंह की सेना युद्ध के मैदान में पहुंची, उद्यमी सिंह की सेना ने सुनियोजित ढंग से उसे तीनों ओर से घेर लिया। उधर युद्ध की खबर चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह तक भी जा पहुंची। क्या दामाद जी ने उधमपुर पर चढ़ाई कर दी और हमें इस बात की खबर तक नहीं है? सेनापति, सेना को कूच का आदेश दो। हमें तुरंत ही दामाद विक्रम की मदद के लिए पहुंचना है। जो आज्ञा महाराज। और इस तरह खबर पाते ही कौशलपुर के राजा कुशल सेन भी राजा विक्रम सिंह की मदद के लिए चल पड़े। इधर युद्ध के मैदान में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। मारो, काट डालो, हिच आ हाय। लेकिन चूंकि राजा विक्रम सिंह की सेना तीन तरफ से घिरी हुई थी, अतः युद्ध में ज्यादा नुकसान उसी का हो रहा था। किंतु फिर भी विक्रम सिंह पूरी हिम्मत और बहादुरी से युद्ध कर रहा था। आई तभी दो अलग दिशाओं से कौशलपुर और चंदनगढ़ की सेनाएं भी उनकी मदद के लिए पहुंच गई। आक्रमण, आक्रमण। अब उधमपुर की सेना तीन राज्यों की सेनाओं के बीच घिर गई। मारो, काटो, मारो। उफ, अब तो मेरी हार निश्चित ही है। फिर जल्द ही उधमपुर की सेना के पांव उखड़ गए। ओह, जान बचाकर भाग लेने में ही भलाई है। भागो, भागो। अगले ही पल उधम सिंह मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भागो, भागो। इस तरह उधमपुर के राजमहल में विशालगढ़ का झंडा फहराया। तब महामंत्री, सबसे पहले बाकेलाल की तलाश की जाए और जल्द ही कोई शुभ सूचना हमें सुनाई पड़नी चाहिए। जी महाराज। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।